अगर हम आज की स्रोत सामग्री को देखें तो शुरुआत ट्रेडमार्क की एक बहुत ही ठोस परिभाषा से होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडमार्क सिर्फ एक सुंदर सा डिजाइन है या कोई आकर्षक सा नारा है जो मार्केटिंग वालों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए बना दिया है। हाँ, लोगों को यही लगता है। लेकिन कानूनी और व्यावसायिक नजरिए से यह महज कला का एक टुकड़ा नहीं है। स्रोत स्पष्ट रूप से इसे एक विशिष्ट चिन्ह या यूनिक सिंबल के रूप में परिभाषित करता है। अच्छा, इसका इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है सकता तो एक अकाउंटेंट इसे अपनी गणित की दुनिया में जगह कैसे देता है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और सच कहूं तो अकाउंटिंग के शुरुआती दौर में ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि अकाउंटिंग ने इसका बहुत ही तार्किक समाधान निकाला। अकाउंटिंग की दृष्टि से ट्रेडमार्क को मुख्य रूप से दो अलग-अलग वर्गीकरणों में देखा जाता है। पहला नजरिया है इसे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के रूप में देखना। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट यानी अमूर्त स्थायी संपत्ति। बिल्कुल, मतलब एक ऐसी संपत्ति जो व्यापार में लंबे समय तक टिकने वाली है, मुनाफा कमाने में मदद करने वाली है, लेकिन उसका कोई शरीर या भौतिक रूप नहीं है। अमूर्त स्थायी संपत्ति तो असल में ये उस अदृश्य बाड़ का ही अकाउंटिंग नाम हो गया। सही पकड़े। लेकिन एक संपत्ति की कोई ना कोई कीमत तो होनी चाहिए ना। जब कोई कंपनी मशीन खरीदती है तो उसका एक पक्का बिल होता है। इस अमूर्त संपत्ति की कीमत कैसे तय होती है? इस संपत्ति के बंडल में आखिर क्या क्या गिना जाता है जो इसे इतनी वैल्यू देता है? देखिए, इस बंडल के अंदर मुख्य रूप से वो सारी लागत आती है जो उस अदृश्य बाड़ को बनाने और उसे कानूनी रूप से मजबूत करने में लगती है। अच्छा, अकाउंटेंट ये नहीं देखता कि बाजार में लोग उस लोगों को कितना पसंद कर रहे हैं या भविष्य में वो कितना बड़ा बन सकता है। वो भावनाओं पे नहीं जाता। एकदम सही। अकाउंटेंट बस ये देखता है कि उस लोगों को कानूनी रूप से अपना बनाने में कंपनी की जेब से आज कितना पैसा गया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब अकाउंटिंग में भावनाएं या भविष्य की अटकलें नहीं चलती, सिर्फ पक्के बिल और खर्चे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि ये अमूर्त संपत्ति साल के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति बताने वाले दस्तावेज यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दर्ज की जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि कंपनी के पास एक शक्तिशाली ब्रांड वैल्यू है। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत का एक हिस्सा बहुत अजीब लगा, थोड़ा विरोधाभासी लगा। ऐसा क्या था उसमें? इसमें लिखा है कि एक बार ट्रेडमार्क बैलेंस शीट पर आ गया तो इसकी वैल्यू को समय के साथ अमोर्टाइज किया जाता है। अमोर्टाइज करने का मतलब है कि उसकी कीमत को धीरे धीरे घटाकर किताबों में कम किया जाता है। हाँ, अमोर्टाइजेशन ये अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक सख्त आपत्ति है। अच्छा। हाँ, ये बात बिल्कुल गले नहीं उतर रही। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि एप्पल या नाइकी जैसे ब्रांड्स की कीमत समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। वो हर साल और ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। वो तो है। तो फिर एक समझदार अकाउंटेंट उस ब्रांड की कीमत को समय के साथ बढ़ा क्यों नहीं रहा? वो उसे अमोर्टाइज करके यानी उसकी कीमत को घटाकर शून्य की तरफ क्यों ले जा रहा है? क्या ये ब्रांड की असली ताकत को नकारना नहीं है? अक्सर अर्थशास्त्री भी इसी बात पर उलझते हैं। ये वाकई विरोधाभासी लगता है कि जो चीज बाजार में महंगी हो रही है उसे अकाउंटिंग की किताबों में सस्ता क्यों किया जा रहा है। वही तो। लेकिन इसका जिनको रियल अकाउंट या वास्तविक खाता के नियमों के तहत संभाला जाता है। रियल अकाउंट? हाँ, चूंकि ट्रेडमार्क कानूनी और आर्थिक रूप से एक संपत्ति है जिस पर व्यापार का पूरा मालिकाना हक होता है, इसलिए स्रोत के अनुसार ये स्पष्ट रूप से वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, वास्तविक खाता सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही ठोस चीज की बात हो रही हो जिसे हाथ में पकड़ा जा सके। जैसे तिजोरी में रखा नकद पैसा हो गया, कारखाने की मशीनें हो गई या ऑफिस का फर्नीचर। ट्रेडमार्क तो हमने अभी भी माना कि एक अमूर्त चीज है। तो फिर इस अदृश्य विचार को वास्तविक खाते में क्यों रखा जा रहा है? ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है जो अक्सर भ्रम पैदा करता है। अकाउंटिंग की दुनिया में वास्तविक या रियल का मतलब सिर्फ भौतिक रूप से मौजूद होना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? वास्तविक का मतलब यहाँ इस बात से है कि क्या उस चीज का कोई वित्तीय मूल्य है और क्या व्यवसाय उसका मालिक है। एक ट्रेडमार्क भले ही अमूर्त हो, लेकिन उसे खरीदा जा सकता है, उसे दूसरी कंपनी को बेचा जा सकता है और उसकी एक निश्चित कीमत होती है। बिल्कुल, इसलिए यह वास्तविक खाते का हिस्सा है और यहीं पर अकाउंटिंग की पूरी इमारत को थाम कर रखने वाला गोल्डन रूल लागू होता है। और वो गोल्डन रूल क्या कहता है? वास्तविक खातों के लिए गोल्डन रूल बहुत सीधा और स्पष्ट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो संपत्ति व्यवसाय के अंदर आती है उसे डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो संपत्ति व्यवसाय से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करो। ये तो अकाउंटिंग का मूल मंत्र है। हाँ, ये वो नियम है जिसके बिना अकाउंटिंग का कोई भी बही खाता बन ही नहीं सकता। चलिए, इस सुनहरे नियम को स्रोत में दिए गए एक बहुत ही जमीनी उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बाजार में एक नई दुकान खोली है और वो नहीं चाहता कि कोई फैंसी नाम रखा जाए,
इसलिए उसने अपनी दुकान का नाम ही दुकान रख दिया है। अच्छा। अब वो चाहता है कि कल को कोई और इस नाम की नकल करके उसके ग्राहकों को ना चुराए, तो वो अपनी उस अदृश्य बाड़ को पक्का करने के लिए वकीलों के पास जाता है, सरकारी कागजी कार्रवाई पूरी करता है और इस पूरी प्रक्रिया में 50,000 रुपये का खर्च आता है। तो 50,000 रुपये लग गए। हाँ, तो जिस दिन वो 50,000 रुपये का भुगतान करता है, उस दिन ये गोल्डन रूल कैसे काम करेगा, इसे एक अकाउंटिंग किताब के नजरिए से डिकोड करते हैं। चलिए, इसे बिल्कुल उसी डायरी के पन्नों के नजरिए से देखते हैं। जब उस व्यापारी ने 50,000 रुपये दिए, चाहे नकद दिए हों या बैंक के जरिए, तो व्यवसाय के अंदर से क्या बाहर गया? पैसा बाहर गया। पैसा भी एक संपत्ति है, यानी वो भी एक वास्तविक खाता है। तो गोल्डन रूल के दूसरे हिस्से क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत अकाउंटेंट नकद या बैंक खाते को 50,000 रुपये से क्रेडिट कर देगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब सवाल उठता है कि व्यवसाय के अंदर क्या आया? अंदर तो कोई नई मशीन या जमीन नहीं आई। अंदर आई वो अदृश्य बाड़, यानी दुकान नाम पर कानूनी एकाधिकार। बिल्कुल सही, वो एकाधिकार ही ट्रेडमार्क नाम की संपत्ति है जो व्यवसाय के अंदर आई है। और चूंकि ये एक संपत्ति है जो आ रही है, गोल्डन रूल का पहला हिस्सा डेबिट व्हाट कम्स इन लागू होगा। अच्छा, तो उसे डेबिट करेंगे? हाँ, अकाउंटेंट तुरंत अपनी किताब में एक नया खाता खोलेगा जिसका नाम होगा ट्रेडमार्क अकाउंट, और नियमों के अनुसार उसमें पूरे 50,000 रुपए डेबिट कर देगा। असल में वो 50,000 रुपए उस अदृश्य बाड़ को बनाने की मजदूरी और सरकारी मोहर का ही खर्च है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? अगर अकाउंटेंट गलती से इस 50,000 रुपए को संपत्ति ना मानकर सिर्फ एक आम खर्च मान लेता, जैसे कि उसने बिजली का बिल भरा हो या कर्मचारियों को सैलरी दी हो, तो क्या होता? अरे, अगर ऐसा होता तो व्यवसाय की तस्वीर ही बदल जाती। कैसे? अगर वो इसे एक सामान्य खर्च मानकर नॉमिनल अकाउंट में डाल देता, तो वो 50,000 रुपए सीधे उस साल के मुनाफा नुकसान खाते में चला जाता और उस साल का मुनाफा 50,000 रुपए कम हो जाता। वो एक झटके में कट जाता। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता कि बैलेंस शीट में वो ट्रेडमार्क कहीं दिखाई ही नहीं देता। कंपनी उस कानूनी अधिकार को अपनी संपत्ति के रूप में दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर पाती। तो इसका मतलब है कि ये 50,000 रुपए का डेबिट वास्तव में एक नींव है। ये कोई ऐसा खर्च नहीं है जो उसी साल खत्म हो जाए। अकाउंटेंट ने इसे एक संपत्ति मान लिया है जो अब सीधे जाकर बैलेंस शीट में बैठ जाएगी। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि ट्रेडमार्क एक इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट है, इसलिए ये 50,000 रुपए का डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपनी जगह बना लेता है। और फिर जैसा कि हमने पहले मैचिंग प्रिंसिपल में चर्चा की थी, हाँ, अमोर्टाइजेशन वाला हिस्सा। बिल्कुल, यही 50,000 रुपए आने वाले कई सालों तक धीरे धीरे अमोर्टाइज किए जाएंगे। ये पूरा चक्र अकाउंटिंग के हर नियम को बहुत ही खूबसूरती से जोड़ता है। ये पूरा चक्र वास्तव में दिमागी कसरत करवा देता है। मतलब एक छोटा सा विचार इंसान के दिमाग में आता है, वो विचार एक नाम या लोगो बनता है, फिर 50,000 रुपए देकर उसके चारों ओर एक कानूनी अदृश्य बाड़ खींची जाती है। अकाउंटेंट डेबिट व्हाट कम्स इन का नियम लगाकर उसे वास्तविक खाते में दर्ज करता है। सही क्रम है। फिर वो विचार बैलेंस शीट में अमूर्त स्थायी संपत्ति बनकर शान से बैठ जाता है। और फिर हर साल वो ब्रांड असल दुनिया में मजबूत होता जाता है, लेकिन कागजों पर अनुशासित तरीके से अमोर्टाइज होकर कम होता जाता है। ये चक्र ये भी साबित करता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था सिर्फ लोहे, सीमेंट और मशीनों से नहीं चलती। तो किस चीज से चलती है? ये भरोसे, विचारों और पहचान से चलती है। अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं, तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियां वो होती थीं जिनके पास सबसे ज्यादा खदानें, रेल नेटवर्क या विशाल फैक्ट्रियां होती थीं। हाँ, फिजिकल एसेट्स। आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सफल कंपनियों की बैलेंस शीट को उठाकर देख लीजिए। उनकी सबसे बड़ी और महंगी संपत्ति वो मशीनें नहीं हैं जिन्हें आग लगने का डर हो, बल्कि वो ब्रांड वैल्यू और ट्रेडमार्क हैं जिन्हें उन्होंने दशकों की मेहनत से बनाया है। ये बात श्रोताओं के लिए ये समझने में बहुत मदद करती है कि हमारे आसपास की अर्थव्यवस्था असल में कैसे काम कर रही है। बिल्कुल। हम रोजाना कितने ही ब्रांड्स के उत्पाद खरीदते हैं। जब हम एक कॉफी के लिए आम दुकान से 3 गुना ज्यादा कीमत चुकाते हैं या किसी खास लोगो वाले फोन के लिए लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, तो हम सिर्फ कॉफी बीन्स या प्लास्टिक और कांच के पैसे नहीं दे रहे होते। हम कि जब किसी व्यवसाय की सबसे मूल्यवान संपत्ति ही ऐसी हो जिसे छुआ नहीं जा सकता और जो अकाउंटिंग की किताबों में धीरे धीरे गायब हो रही हो, तो क्या भविष्य में व्यवसायों का असली वजूद और उनकी कीमत उनके बैंक बैलेंस या भौतिक इमारतों से पूरी तरह आजाद हो जाएगी? क्या आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियां सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद एक अदृश्य पहचान पर ही निर्भर करेंगी, जिनका हिसाब शायद किसी पारंपरिक बही खाते में कभी पूरी तरह रखा ही नहीं जा सकेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही नए विषयों के साथ मिलते रहेंगे। सुरक्षित रहें और सीखते रहें।